हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेके आया बेटा लेक्चर नंबर 7 विलियन चैप्टर का। राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल है थोड़े, किद्दा हो सारे, खम्मा गणी सारियानु कैसन बा। राधे राधे, राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो भाई आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 6 पढ़ लिया फटाफट से, शाबाश, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जुड़ जाइए फटाफट से, शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग, वेटे, गुड्डू मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड्डू मॉर्निंग, है ना? कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सभी कमेंट्स देख रहा हूँ। यस यस यस, बहुत बढ़िया, शाबाश यार, जल्दी आ जाइए भाई, जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया भाई, तुम लोग कैसे हो बेटा? गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे पास आज पढ़ेंगे वांट ऑफ कारक, जिसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ गुणांक भी बोल देते हैं भाई कभी कभार। इसके साथ साथ में अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईमानदारी के साथ, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को निभाते हुए, कल का रिवीजन किया कि नहीं? कमेंट में बताएंगे यस और नो। कल का रिवीजन कमेंट करके क्या बताना है बताता हूं अभी। कल का रिवीजन किया, और इसमें आपको कमेंट करके क्या बताना है? जिन्होंने रिवीजन किया है वो लिखेंगे वाई आर, यस रिवीजन, और जिन्होंने नहीं किया वो लिखेंगे एन आर, नॉट रिवीजन। क्लियर है? ये वाली चीज हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, और उसी के साथ सिलेक्शन डायरी में लिखा। सिलेक्शन डायरी को बताया आपने कि आज का दिन आपका कैसा रहा। यस, अगेन अगर जिन्होंने लिखा वो लिखेंगे वाई एस सिलेक्शन डायरी में, यस, और जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखेंगे एन एस, मतलब नो सिलेक्शन डायरी। क्लियर है? इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले एक दो क्वेश्चन हो जाए भाई साहब, उससे पहले आपको थोड़ा बता दिया जाए कि सीएमएस भैया का व्हाट्सएप चैनल है, आपका आपका अपना चैनल है, ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम चैनल भी आपका अपना है, तो फटाफट से जुड़ जाइए भारी संख्या में। तो स्टार्ट करते हैं होमवर्क का क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको नहीं दिया था, अब दे रहे हैं अपन। आ जाइए भाई, क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। जब दो द्रवों के स्थिर क्वांति विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक दोनों द्रवों से कम होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कम। जब दो द्रवों के स्थिर क्वथनांक की विलयन का क्वथनांक दोनों द्रवों से क्या होता है? कम, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कम। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है, इसका मतलब वाष्प दाब बड़ा होगा। हाँ कि ना भाई साहब? व्युत्क्रमणुपाती होते ना, तो वाष्प दाब बड़ा है। वाष्प दाब बड़ा है, इसका मतलब धनात्मक विचलन हो गया मेरे लाला बेटे। क्या हो गया? धनात्मक विचलन। तो ऑप्शन चूज करेंगे जैसा पूछा जाएगा वैसे। तो क्या पूछा गया है? जब राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, नो नो, यस यस, यही आएगा भाई, धनात्मक विचलन। राउल्ट नियम के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, यस, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वही हमारे पास ये वाली व्यथा दर्शाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। एक और शानदार क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? दो द्रव का स्थिर क्वथनांक की मिश्रण उन दोनों से कम ताप पर उबलता है। अगेन कम ताप पर उबल रहा है, मतलब क्वथनांक क्या हो रहा है? कम। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है हमारे पास? कम हो रहा है। इसका मतलब क्वथनांक क्या हो? वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा। सेम क्वेश्चन अलग भाषा, वाष्प दाब अगर ज्यादा हो रहा है तो अगेन पॉजिटिव विचलन, धनात्मक विचलन आवेगा, क्योंकि वाष्प दाब ज्यादा तो धनात्मक विचलन। संतृप्त होता है ना, राउल्ट नियम से विचलित आ रहा है, बेड़े ऋणात्मक, ना 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 ना, धनात्मक, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव नहीं, डी पॉजिटिव हो गया यहां पर। तो क्या है? डी पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चन है हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन, किस तरीके से स्थिर क्वथनांक के मिश्रण के बारे में पूछा जा सकता है, वो चीज मैंने। अरे भैया हैंग कर गए क्या? अरे भैया ये तो हैंग कर रहा है, मेरी गलती ना है भाई। चलिए अब अपन बात करते हैं लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा उससे। तो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे वांट ऑफ कारक। वांट ऑफ कारक में अपन ने पढ़ा था सेम टू सेम वही लास्ट क्लास वाली स्लाइड है। विलय के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। विलायक में विलय के अणुओं का टूटना या जुड़ने को बताता है, वियोजन या जुड़ने को बताता है।
आयोटा प्रेक्षित बटे क्या रहेगा हमारे पास सामान्य, आयोटा बराबर प्रेक्षित विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या वियोजन या संयोजन के बाद बटे उससे पहले। क्लियर है क्या? तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एमडब्ल्यू प्रेक्षित नीचे आ जाएगा और एमडब्ल्यू सामान्य ऊपर आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब अपन दो तरीके से दो बात बोल रहा है हमारे पास, वियोजन और संयोजन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आयोटा वियोजन के लिए। वियोजन में आयोटा किस तरीके से हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए, विचार विमर्श हो जाए भाई साहब। तो देवी और सज्जनों, थोड़े से दुर्जनों सर जी ज्यादा दुर्जन है, आ जाओ। तो भाई ज्यादा दुर्जन है तो तुम भी आ जाओ। क्या होगा हमारे पास वियोजन में आयोटा? तो वियोजन में आयोटा की अगर मैं बात करूं हमारे पास तो क्या होगा भैया, देखिए पहले अपन वियोजित कर देते हैं हमारे पास ए एक्स बी वाई को। अगर मैं वियोजित करूं, जो कि मैंने आपको मोल में भी सिखाया था, तो एक्स बी वाई को जब हम वियोजित करेंगे तो क्या बोला मैंने आपको, मैंने बोला था कि आपको क्या बोला क्या मैंने बोला, जो बोला वही बताओ मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि हमारे पास जो पहला होता है वो धनायन होता है, दूसरा होता है ऋणायन होता है। तो धनायन को लिख दीजिए भैया ए और ऋणायन को लिख दिया मैंने बी। पर हमको क्या पता भाई कितने धनायन है, धनायन तो एक्स है भाई, ये लिख रहा ना एक्स, तो एक्स हो गए धनायन, ऋणायन कितने वाई, ओके। पर इन पर आवेश कितना है, बोले सर आवेश के बारे में अगर पता करना है तो दूसरे से पता करिए, ए का आवेश बी के पास है, बी का आवेश ए के पास है, ऐसे ही बनते हैं सर। ये मान ले ए के पास ये है और बी के पास ये, तो सर ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां, तब जाके ए एक्स बी वाई बनेगा। इसका मतलब ए पर कितना आवेश है वाई, तो यहां पर आ गया प्लस का वाई। बी पर कितना आवेश है ये रहा एक्स माइनस का एक्स, ये है हमारे पास। क्लियर है क्या? इस तरीके से। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो भी हमारे पास लवण वगैरह दे रखा होगा उसको तोड़ा जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ये जब मैंने 1 मोल लिया था, मतलब इसका जब गुणांक 1 था, तो हमारे पास वियोजित होकर, वियोजन में क्या होता है हमारे पास, वियोजन में कम से ज्यादा होते हैं। वियोजन में क्या होते हैं हमारे पास, कम से ज्यादा बनते हैं, कम से ज्यादा बनेंगे। वियोजन में होगा क्या भैया, कम से बन रहे होंगे ज्यादा। क्लियर है क्या? तो एक्स ए प्लस वाई वाई, तो यहां पर क्या बन रहा है, एक से क्या बन रहा है, एक्स प्लस वाई बन रहे हैं, यस और नो। उत्पाद कितने बन रहे हैं, एक्स और वाई। तो ये एक्स प्लस वाई, इसको मैं बोलूंगा एन, एक्स प्लस वाई को क्या बोल दूंगा मैं, एन बोल दूंगा। क्लियर है? अब इसका एक डेरिवेशन होता है, पर डेरिवेशन अपन को बोर्ड और देने नहीं, बोर्ड में भी डेरिवेशन नहीं आता है। अपन सीधा सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, यहां पर वियोजन की मात्रा लिखते हैं अपन। वियोजन की मात्रा मान लिया मैंने एल्फा, वियोजन की मात्रा कितनी होगी भैया, एल्फा हो गई। वियोजन की मात्रा बराबर एल्फा, तो यहां पर लिख देंगे एल्फा बराबर आयोटा -1 अपॉन एन -1, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास सूत्र, ये ध्यान रखना है आपको, बस यही है। वियोजन के लिए अल्फा का क्या सूत्र है, एल्फा बराबर आयोटा -1 अपॉन एन -1। तो यहां पर एन क्या हो गया, एन बराबर एक्स प्लस वाई। तो यहां पर अगर लिखना चाहो तो एल्फा बराबर आयोटा -1 बटे एन की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई, और साथ में क्या आ जाएगा -1, ये हमारे पास इसके लिए बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें छोटी छोटी सी कुछ बातें हम वो देख लेते हैं, यहां ध्यान से देखते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी इतनी सी, यहां पर एक बार ध्यान दो, यहां पर मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखवाऊंगा कि हमारे पास वियोजन में यहां पर अगर अल्फा की वैल्यू आयोटा लिखूं मैं, तो आयोटा बराबर क्या होगा, आयोटा बराबर एल्फा को मैंने इससे गुणा कर दिया, आयोटा बराबर आयोटा -1, अरे यार ये भाई साहब स्टूडियो आज दूसरा है, आयोटा -1 और इसको वज्र गुणा कर दिया, क्या हो गया, बराबर एल्फा इंटू एन -1। एन की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा रहेगी, एन की वैल्यू क्या रहेगी, एक से ज्यादा। जब ये एक है तो एन की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, ग्रेटर देन 1 ही रहने वाली है। ये याद करने की जरूरत नहीं, वो तो एक से ज्यादा ही बनेंगे, तो ज्यादा ही बनेंगे हमारे पास। क्लियर है क्या? वियोजित होंगे तो वियोजन में ज्यादा होगा। तो इसकी वैल्यू एक से ज्यादा है, तो एन की वैल्यू एक से ज्यादा, मतलब यहां पर कुछ ये क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। एन -1 क्या रहेगा हमारे पास, यहां पर धनात्मक रहेगा। तो एल्फा का मान ऐसा रहेगा 20%, मतलब 0.2, 0.3, 0.4, 0.9, 0.8, जितना भी रहेगा हमारे पास। तो यहां पर आयोटा बराबर 1 इधर गया तो 1 प्लस एल्फा इंटू एन -1, ये याद नहीं रखना है सूत्र ये याद रखेंगे अपन। तो यहां से मैं एक बात बोलूंगा आप सभी को, रोचक पॉइंट, आप सभी को दिख रहा है कि हमारे पास यहां पर आयोटा का मान जो है वो एक से ज्यादा ही आएगा हमेशा, यस और नो, क्योंकि ये 1 है और 1 में कुछ धनात्मक संख्या जुड़ेगी, वो पॉइंट में कितनी भी हो सकती है। तो यहां पर लिखेंगे रोचक पॉइंट क्या है कि आयोटा का मान हमेशा
वियोजन में हमेशा एक से ज्यादा होगा। वियोजन के लिए एल आयोटा का मान वियोजन के लिए हमेशा एक से ज्यादा होगा। ये वाली चीज ध्यान रखना, वियोजन में हमेशा क्या रहेगा, एक से ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, अब अपन देखते हैं हमारे पास, देखिए भाई, पहले अगर मैं बात कर लूं, हमारे पास यहां पर दे रखा है यदि विलय प्रबल विद्युत अपघट्य हो। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब रहता है हमारे पास कि अगर मैं मान लो कि इसका एल्फा कितना है 1, एल्फा परसेंटेज एल्फा हो गया 100%, और एल्फा का मान कितना मान लिया अपन ने 1 हो गया, तो उस वाले केस में क्या रहेगा, तो अपन देखते हैं पहले। देखो एल्फा बराबर आयोटा -1 बटे n-1, ये होता है हमारे पास वियोजन का सूत्र। बोले हाँ। एल्फा का मान कितना रखना है, 1 रखना है, तो 1 रख देते हैं भाई। तो ये आगे 1 बराबर आयोटा -1 बटे n-1, इसको यहां वज्र गुणा कर देते हैं, n-1 बराबर आयोटा -1 से -1 गया, तो n बराबर क्या आ गया, आयोटा आ गया। या ऐसा बोल सकते हैं अपन, आयोटा बराबर क्या आ गया, n। तो ये तो मजेदार बात होगी भाई साहब। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब प्रबल विद्युत अपघट्य रहेगा तो उसके लिए आयोटा और n का बराबर रहेगा, मतलब जितने आयन बनेंगे वही आयोटा की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अब मैं वापस लिख देता हूं आप सभी के लिए, क्या लिखेंगे अपन कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए यदि एल्फा बराबर 1 हो, मतलब परसेंटेज एल्फा कितना है 100, तब यदि एल्फा बराबर 1 हो, परसेंटेज एल्फा कितना है 100, तब आयोटा बराबर क्या होगा, n होगा। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल से देखते हैं अपन कैसे बोल रहा है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि NaCl है हमारे पास, क्या है NaCl। तो NaCl के लिए अगर मैं बात करूं हमारे पास तो क्या दे रखा है, NaCl को वियोजित करेंगे अपन, मान के चल रहे हैं कि अल्फा कितना है 1, तो ये ब्रेक होगा Na+ और Cl- में। तो क्या शिकायत हमारे पास, NaCl 1 दे रखा है कि 1 और 1 2, आयोटा बराबर क्या होगा n, तो n कितना आ गया 2, मतलब जितने आयन बन रहे उतना ही, तो आयोटा बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर इसका मान हो जाएगा 2। और देख लेते हैं हमारे पास, मान लो यहां पर आ गया CaCl2, अगेन आयोटा मान के, एल्फा मान के चल रहा हूं मैं, कितना है एल्फा मान के चल रहे हैं अपन वही 100%, तो इसको ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम के ऊपर आवेश कितना है 2+, और यहां कितना आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा -1, 2Cl-, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n बराबर आ गया 3, यहां पर n बराबर कितना है 2, या n बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो क्या बोल सकता हूं मैं, n बराबर 3, तो एल्फा अगर 1 है तो आयोटा बराबर भी कितना हो जाएगा n, क्योंकि आयोटा का मान कितना आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। क्लियर है? और देख लो हमारे पास, मान लो ऐसा आ गया Na2SO4, क्या आ गया, Na2SO4 आ गया। अगेन इसको ब्रेक किया, एल्फा की वैल्यू मान रहा हूं मैं 1, तो Na के ऊपर तो एक ही रहता है चार्ज, 2 Na दे रखे हैं तो 2 Na+, और सल्फेट पर कितना रहेगा SO4 2-। यहां से भी देख सकते हो ये 2 है तो ये सल्फेट का चार्ज है, SO4 एक ही है पूरा, तो एक किसका आवेश है, Na का। यहां पर आ गया अगेन n बराबर कितना है 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा, आयोटा का मान आ जाएगा 3। क्लियर है क्या? अच्छा, एक दो स्पेशल केस बता देता हूं जो कि आप आगे चल के सह संयोजक यौगिकों में पढ़ोगे। तो उसमें क्या है हमारे पास, देखो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे यहां पर आ गया K3FeCN6, K3FeCN6 मिल गया। इनका वियोजन बता रहा हूं मैं, बस इनका वियोजन किस तरीके से होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसको नहीं तोड़ना है, ये पूरा एक साथ रहेगा। तो K आ गया, K के ऊपर कितना आवेश है, स्क्वायर ब्रैकेट के यहां कितना लिखा हुआ 1, तो ये +1, कितना K है 3, और साथ में हमारे पास कितना आ जाएगा FeCN6 पूरा एक साथ, और इस पर आवेश कितना है
3 के प्लस है तो यहां पर 3 माइनस आ जाएगा, 3 प्लस के है तो 3 क्या आ जाएगा माइनस। तो यहां पर मैं केवल आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एन की वैल्यू कितनी है, 3 और 1 4, एन 4 है। आयोटा कितना आएगा, आयोटा निर्भर करेगा हमारे पास अल्फा पर। अल्फा अगर 100 रहेगा तो अपन अल्फा 1 रहेगा तो आयोटा बराबर 4 आ जाएगा, अगर कुछ और रहेगा तो कुछ और आ जाएगा, अपन देख लेंगे वो, अभी अपन देख लेंगे। क्लियर है क्या, इस तरीके। अच्छा ऐसे भी आ जाता है हमारे पास CO NH3 का होल 6, और मान लो यहां पर आ गया, ऐसे लिख देता हूं रुको, CONH3 का होल 5 Cl, और यहां पर आ गया Cl2। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज नहीं टूटेगी, तो ये एज इट इज आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट पहले दे रखा है तो वो हो जाएगा धनायन, तो यहां पर टूटेगा CONH3 कितना 5Cl प्लस क्लोरीन के ऊपर -1 ही रहता है, चाहे यहां देख लो, यहां पर कितना ये 1 है तो क्लोरीन के ऊपर कितना आएगा -1, तो ये आ गया Cl-1। कितने क्लोरीन दे रखे हैं 2, तो यहां पर 2 है तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा +2, तो n बराबर कितना आ गया, एक तो ये पूरा आवेश और 2 ये, तो n बराबर कितना आ गया 3। n बराबर कितना हो गया बेटे 3 हो गया। क्लियर है क्या, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन, ठीक। अब अपन देखते हैं हमारे पास यहां पर AB3 का परसेंटेज अल्फा, AB3 के लिए अपन का आयोटा ज्ञात करना है, परसेंटेज अल्फा दे रखा है 40%। ठीक है, चेक करते हैं हमारे पास AB3 को ब्रेक करो भाई। AB3 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कैसे होगा कि सर जी हमारे पास 3 आ जाएगा A के पास, और A का जो 1 है वो चला जाएगा B के पास। कितने B दे रखे हैं 3, तो ये आ गया 3B माइनस। क्लियर है, यस। तो N की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, N का मान कितना हो गया भाई, N बराबर 4 आ रहा है क्या, अरे बोल लो यार, वो यार एक तो तुम बोलो ना यार, N बराबर 4, यस। तो अब फॉर्मूला रख दो, अल्फा बराबर आयोटा -1 बटे n -1। अल्फा प्रतिशत 40 है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 40 का भाग 100 का भाग देंगे 0.4, तो यहां रख दो 0.4 बराबर आयोटा -1, n की वैल्यू कितनी है 4 - 1, 4 - 1 3, तो यह आ गया 0.4 बराबर आयोटा -1 बटे 3। 3 शू कर दो गुणा, और उरे को ले आओ, 3 है, 3 उरे को ले आओ, ये आ गया 1.2 बराबर आयोटा -1। अब 1 भी उरे को ले आओ, 1 उरे को लिए को आएगा तो 1.2 + 1 बराबर आयोटा, तो आयोटा को मान कितना आ गया 2.2 आ गया, आयोटा का मान कितना आ गया 2.2, तो यो है भाई आयोटा। अरे क्लियर है क्या लाओ, अरे समझा कि ना समझा, समझ गया ना, ठीक है भाई, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। अरे क्लियर है क्या, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, नहीं सही है भाई, सब सही है। क्लियर, कैलकुलेशन देख लीजिए लालाओ। A2B3 परसेंटेज अल्फा दे रखा है 80, तो आयोटा ज्ञात करो। चलो फटाफट से साथ के साथ करेंगे। A2B3 को तोड़ा, ऐसा तोड़ा कि बिल्कुल सही तोड़ा भाई। तो A के ऊपर आवेश कितना है +3, और B के ऊपर आवेश कितना है -2। A कितना आ जाएगा 3 है, सॉरी A कितने 2, और B कितने हमारे पास, B है 3, तो N का मान कितना हो गया, N का मान आ गया 5। N बराबर कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। अरे क्लियर है कि लाओ, N का मान कितना आ गया 5 आ गया, बोले हाँ सर 5 आ गया, 5 आ गया बस। तो अल्फा कितना है, अल्फा दे रखा है परसेंटेज में 80, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 0.8, 100 का भाग देंगे, तो अल्फा बराबर आयोटा -1 बटे n -1। n की वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू रख दो 0.8 बराबर आयोटा -1 बटे n का मान 5 - 1, कितना आ जाएगा, ये आ गया 5, 0.4, सॉरी ये 4 बचेगा, 4 है को ले आऊंगा तो 0.8 गुणा 4 बराबर आयोटा -1। 1 ए बुरे को ले आओ, ये 8 को 32, 3.2 प्लस को 1 बराबर आयोटा, आयोटा बराबर 4.2 आ रही हो भाई, कितना आ रही है 4.2। अरे क्लियर है कि, बोलो भाई क्लियर, 4.2 आ गया भाई, समझ की बात, ओके।
चलिए अब बात करते हैं अपन किसमें, यार ये तो भाई साहब खराब बोर्ड है यार। नेक्स्ट आता है संयोजन। संयोजन यानी एसोसिएशन में अल्फा सॉरी आयोटा। तो एसोसिएशन में अगर आयोटा की बात करेंगे तो अगेन आयोटा की एक ही पहचान। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना। जुड़ना मतलब ज्यादा लोग जुड़ के कम होंगे, इसका मतलब ज्यादा से कम, ज्यादा से क्या बनेंगे, कम बनेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहां पर एन ए है, ए कितने एन है, और वो सब जुड़ के संयोजित हो गए भाई साहब। क्या हुआ, संयोजन हुआ, एसोसिएशन हुआ, और एसोसिएशन की मात्रा अल्फा है, तो ये कितना आ गया, ए एन। मतलब एन से एक बना, यहां पर क्या हुआ, एन थे और एन से कितना बन गया, एक बना है, तो कम हो रहे हैं भाई साहब। क्या हो रहे हैं, कम। तो अगर अब वहां पर क्या था, वियोजन की मात्रा थी। अरे किसकी मात्रा थी लाला, वियोजन की मात्रा, देख लो योग्य है वियोजन की मात्रा। अगर यहां पर मैं संयोजन की मात्रा अल्फा मान लू, यहां क्या मान लेते हैं अपन, संयोजन की मात्रा अल्फा मान लेते हैं, संयोजन की मात्रा तो दोबारा से वही सूत्र लगा देंगे, अल्फा बराबर आयोटा -1 और एन की जगह अब उल्टो हो रहे भाई, पहले 1/n बन रहा, अब n/1, उल्टा ही यहां कर देंगे, तो n की जगह क्या लिख देंगे, 1/n -1। मतलब सर एक सूत्र याद तो दूसरा अपने आप से याद हो जाएगा, बिल्कुल। कि सर वियोजन में n-1 है तो संयोजन में 1/n-1 हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, संयोजन में क्या हो जाएगा, 1/n-1 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा और कोई खास बात है नहीं। क्लियर है क्या। अब एक चीज और देख लेते हैं, मान लेते हैं यदि अल्फा मतलब संयोजन की मात्रा कितनी मान लेते हैं, 100%। मतलब परसेंटेज अल्फा कितना है, 100 है। यदि संयोजन की मात्रा कितनी है, 1 है, परसेंटेज अल्फा कितना है, 100 है, तो उस वाले केस में क्या आएगा, देखे तो भाई, अल्फा बराबर आयोटा -1/1/n-1। अल्फा को मान 1 रख दो भाई, 1 बराबर आयोटा -1/1/n-1, या यहां भेज दो, वज्र गुणा कर दो, 1/n-1 बराबर आयोटा -1, -1 से -1 गए हो, आयोटा को मान कितना आ गयो, 1/n। आयोटा का मान कितना आ गया, 1/n आ गया। एल्फा बराबर आयोटा -1 है बटे 1/n-1 है, तो एल्फा बराबर क्या आ गया, 1/n। वहां पर क्या आया था, आयोटा बराबर n, यहां पर 1/n, वही सेम चीज है, बस उल्टा हो रही है। क्लियर है। एक बात और लिख लियो, चलो रोचक पॉइंट भी लिख लियो यार, अब बात चल रही है तो रोचक पॉइंट वहां भी लिखवायो अपन ने। रोचक पॉइंट क्या है कि संयोजन के लिए, रोचक पॉइंट में है कि संयोजन के लिए एल्फा का मान सॉरी आयोटा का मान हमेशा एक से कम होगा। संयोजन के लिए आयोटा मान क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। संयोजन के लिए आयोटा का मान क्या होगा, हमेशा 1 से कम। क्लियर है। हमेशा क्या होगा मेरे भाई, 1 से कम होगा। वहां 1 से ज्यादा था, यहां पर हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। क्लियर, ये चीज है। डन है। जैसे मान लेते हैं अपन एग्जांपल के लिए, देखो अगर मैं बोल लेता हूं ट्वाइस C6H5COOH बेंजोइक एसिड है, ये संयोजित होकर C6H5COOH
यहां बना दिया, मतलब द्विलक बना रहा है। क्लियर है क्या? दो जुड़ के संगुणन करके। अच्छा, इसको संयोजन को संगुणन भी बोलते हैं। कभी पता चले संगुणन लिखा आ रहा है, सर जी हमारे को तो समझ में ना आयो, यो क्या होगा सर जी? संगुणन भी बोलते हैं भाई इसको, संगुणन भी बोल देते हैं, संयोजन या संगुणन। तो यहां पर और अल्फा बोल देता हूं, मान लीजिए अल्फा संयोजन की मात्रा जो है 80% है, तो अल्फा बराबर आयोटा -1 बटे एन की जगह 1/n-1। अल्फा का मान 80% यानी कि 0.8 बराबर आयोटा, मतलब आयोटा -1 बटे एन को मान, यहाँ वहां 1 है, यहाँ गुणांक 1 होना चाहिए, तो यहाँ जो गुणांक है वही, तो 1/2 सामने 2 लिखा हुआ है -1। मतलब जब संयोजन हो रहा है तो पहले वाले का देखना है एन, वियोजन हो रहा है तो उत्पाद में देखना है। क्लियर है क्या? तो यहां से जब करेंगे आपका तो कितना आएगा, ये आ गया 0.8 बराबर आयोटा -1 बटे में माइनस को 1/2 आ गया, वजर गुणा कर दो भाई, या यहां भेज दो, तो 0.8 गुणा माइनस को 1/2 बराबर आयोटा -1, 2 0.4, तो ये माइनस को 0.4 है, वो इधर आएगा, तो आयोटा बराबर 1 माइनस को 1 तो प्लस को जाएगा 0.4, 0.6 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। तो क्या 1 से कम आया? यस, 1 से कम ही आएगा हमेशा। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास है संयोजन और वियोजन में अल्फा। अब यहां पर ध्यान देना है, हमारे पास काफी लवण मिलेंगे आपको, काफी अम्ल मिलेंगे, काफी क्षार मिलेंगे, तो उन सबका कुछ ना कुछ आयोटा दिया रहेगा। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिले तो हमारे पास उनका जो आयोटा है अल्फा 1 रहता है। क्लियर है क्या? कुछ हमारे पास ऐसे भी है जिनका आयोटा 1 होता है, जैसे कि एल्कोहल हो गया, या फिर हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स के हो गए, तो उन सबका आयोटा कितना रहता है? 1 रहता है। तो वो बता देता हूं आपको, रोचक पॉइंट में आ जाइए। जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, एल्कोहल हो गया, ग्लाइकोल, ये भी एल्कोहल ही रहता है, ग्लिसरॉल ये भी एल्कोहल होता है। इन सब के लिए आयोटा का मान कितना रहता है? 1 रहता है मेरे भाई। इन सब के लिए आयोटा का मान कितना रहता है? 1। तो ये पहले बता रहा हूं, इन सब के लिए आयोटा अगर नहीं दे रखा है तो वो दिया ही नहीं रहेगा, आयोटा 1 ही रहेगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात? तो हमेशा ध्यान रखना है कि आयोटा अगर दे रखा है, देखो आयोटा से संबंधित कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, अल्फा दे दिया या फिर कुछ ना कुछ दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा है तो आयोटा अपने आप से ही 1 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब अपन बात करते हैं, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो अपन ने पढ़ा है, और फिर करेंगे अपन इससे आगे की बात। कुछ क्वेश्चन निपटा लिया जाए। पहला, अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं, किस बात पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म? बताओ तो जरा। विलयन में विलय के आपेक्षिक अणुओं की संख्या और विलायक की प्रकृति पर। क्या ऐसा लिखा कि अपन ने विलायक की प्रकृति वगैरह पर, विलायक के बारे में कभी कुछ बोला? नहीं, ये वाली बात गलत होगी भाई साहब। ठीक है, विलायक में विलय के अणुओं की आपेक्षिक संख्या तथा विलय की प्रकृति, ये वाली बात गलत है मेरे भाई। विलय के अणुओं की आपेक्षिक संख्या और विलय तथा विलायक, अरे भैया प्रकृति पे तो निर्भर कर ही ना है, ये वाली बात गलत है। विलय के आपेक्षिक अणुओं की संख्या तथा विलय तथा विलायक की प्रकृति कुछ भी हो, हाँ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विलय तथा विलायक की प्रकृति कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्लियर है क्या? बात समझ में आई नहीं आई? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कैल्शियम नाइट्रेट के प्रेक्षित तथा गणना किए गए, प्रेक्षित मतलब वो एक्सपेरिमेंटल, गणना किए गए अनुभार दे रखे हमारे पास, एक का है 65.6 और दूसरा दे रखा है 164। तो कैल्शियम नाइट्रेट के वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। तो भाई साहब कैल्शियम नाइट्रेट, अब देखो एक चीज है, पहली बात, बाई चांस आप भूल जाओ, ये तो पता है मेरे को अनुभार दे रखे हैं, तो मेरे को आयोटा ज्ञात करने के लिए दे रखा है, क्योंकि अनुभार का आयोटा का अनुभार के रूप में सूत्र है MW/MW। अब पर हो सकता है आप भूल जाओ कि सर प्रेक्षित ऊपर हो अंश में की गणना किया गया वाला अंश में था, कौन सा था कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ नहीं समझ में आ रहा, अरे यार, तो ऐसा करो, यहां पर क्या दे रखा? वियोजन। अगर वियोजन दे रखा तो दिमाग लगाओ, आयोटा का मान हमेशा क्या रहता है? 1 से ज्यादा। आयोटा का मान क्या रहता है? 1 से हमेशा ज्यादा रहता है। यस और नो? मानते हो इस बात को? ओके ठीक है, आयोटा का मान क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1 रहेगा।
क्लियर? तो इसका मतलब ज्यादा बटे कम आएगा। और वैसे भी आपको बता रखा है हमारे पास कि यहां पर वैसे चाहे मोलों की संख्या हो, चाहे हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म, मतलब गुणधर्म की जब बात आती है तो अपन क्या बोलते हैं, प्रेक्षित बटे सामान्य, प्रेक्षित बटे सामान्य। पर जब अणुभार की बात आती है तो सामान्य बटे प्रेक्षित आ जाता है। तो एमडब्ल्यू कौन सा, गणना वाला, और बटे एमडब्ल्यू कौन सा, प्रेक्षित। तो यहां पर आ जाएगा, कितना आया ये भाई, यो आ गया 164 बटे 65.6। कैलकुलेट नहीं करते, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो चलो भाई, तो अब सूत्र लिख देते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र पता होना चाहिए। कैल्शियम होता है हमेशा +2, नाइट्रेट बोलते हैं NO3 माइनस को। तो अगर इनका यौगिक बनाओगे तो क्या बनेगा, CaNO3 का होल ट्वाइस। वियोजित कर लो भाई, वियोजित करोगे तो क्या आएगा, Ca के ऊपर 2+ और नाइट्रेट कितने आ जाएंगे, 2 नाइट्रेट दे रखे हैं। मतलब n का मान चाहिए था अपन को, n का मान मिल गया कितना, 3। n को कितना मान है भैया, 3 है। तो अल्फा बराबर आयोटा -1 बटे n-1। तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास, पतो ही को नहीं भैया। आयोटा का मान कितना है, 164 बटे 65.6 और माइनस को 1 बटे n को मान कितना है, n को मान आयो 3 -1। ऊपर लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आएगा, 65.6। तो यहां तो 164 ही बचेगा ही, और यहां आ जाएगा माइनस को 1। 3 - 1 2 आ गए, तो ये बटे में 2 आ जाएगा। तो बटे में 2 आएगा तो इसको 2 बटे 1 लिख सकते हैं, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। तो अल्फा बराबर क्या आ गया हमारे पास, 164। अरे यार यो किन, अरे यार थम क्या, 1 कैसे आया या लघुत्तम 1 आएगा तो 1 में 65.6 का, 65.6 में 1 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 65.6 बार जाएगा। तो ये आ गया। तो 164 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा, 100। कितना बचा, 1.6 और बचा, एक एक जाएगा 99.6 गया तो 98.4। कितना आ गया, 98.4। तो ये आ गया 98.4 बटे 65.6 तो है ही, और गुणा में कितना है, 2 आएगा। ये 200 काट लो पहले, 200 काटेगा तो 49.2 पॉइंट गए। अब परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि 75% के आसपास है। 23 एकम 23, 23 दून 46, थोड़ा ज्यादा है बस। 2/3 आएगा 65, और काटेगा इसको 400 कटरेगा ही, 400 कटरे मेरे साथ। 4 तिया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 दूनी 400 ही कटरेगा, ला लाओ याद देख जो, 4 एकम 4, कितना बचा, 2, 4 6 की 24, 1 बचा, 4 चौको 16, 164 बटे 123। अब एक बार भागे दे लो, पहली संख्या से पता चल जाएगा। इसका आ जाएगा 1230, पॉइंट लगते 0 लग जाएगा। 1230, 1230 में कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार चला जाएगा क्या, 16 6 की 96, 16 7 112, 7 बार चला जाएगा मेरे हिसाब से तो। अरे यार बोले सर आपको आप क्यों, आप भी यूज नहीं करोगे कैलकुलेटर। 7 चौको 28, आसिर लगी 2, 7 सिंह 42 और 2 44, 7 एकम 7, 1148, 7 बार चला जाएगा। 0.7, ये 1230 है, कितना है 1148। तो 1148 घटा दो, हमें से 1230 घटा दो, 1230 घटाएंगे तो ये माइनस को है, 8 में से 0 गया तो 8 में 0 गया तो 8, और ये कितना, अरे यार ये कौन सा घटाबो है भाई अभी तुम लपेट देते मेरे को। 10 में से 8 गया तो 2, और ये बच जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो 8, माइनस का मतलब 82 बचेगा। कितना बचेगा, 82। अब 82 में कितनी बार जाएगा, 16 चौके 64, 16 पंजो 80,
5 बार चल जाएगा, 5 एग्जैक्ट 5 बार जाएगा। यही आ रही 75, लो यार 0.7, तो परसेंटेज अल्फा कितना आ गया? 75%। ये लो पूरा कैलकुलेट किया है मैंने, ठीक है, तो 75% आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? डन भाई। वैसे भी एक डिजिट निकालते जैसे 7 आया तो 7 वाला एक ऑप्शन दे रखा है उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब आपको ये दे रहा हूं होमवर्क के लिए। सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। ठीक है, ये खुद से करिएगा। एक और दे देता हूं, वॉन टॉप गुणांक, ये करना है आपको, ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है। और कर सकते हैं कि अपन एक और कर लेते हैं। K3 एफिशिएंसी से वियोजन 90% है, तो आयोटा ज्ञात करना, ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? तो ये आ गया हमारे पास आयोटा के बारे में। अब अपन बात करते हैं हमारे पास अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसमें पहला अनुसंख्यक गुणधर्म आता है हमारे पास तेज तर्रार गति से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या आता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक। देखो मैं एक बात बता देता हूं आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो खुद आपको बता देगी कि भाई साहब क्या होने वाला है, नाम ही बता देगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो नाम है वही आपको सब कुछ बता देगा। जैसे यहां पर दे रखा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब क्या है? कम होना। अवनमन का मतलब क्या होता है? कम। इसका मतलब ये है, ये जो तुलना की जाएगी वो की जाएगी विलायक से। किससे तुलना की जाएगी? विलायक से। जो भी तुलना करेंगे अपन किससे करेंगे? विलायक से करेंगे। तो अगर बोल रखा है अवनमन, इसका मतलब विलायक की तुलना में कम। अगर बोल रखा है उन्नयन, इसका मतलब विलायक की तुलना में अधिक। समझ में आ गई बात? तो यहां पर दे रखा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसका मतलब यह कि विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में क्या होगा? कम होगा। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर आ जाए क्या कि क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मतलब बढ़ना, मतलब विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में ज्यादा होगा। हिमांक का अवनमन, इसका मतलब विलयन का हिमांक, अवनमन मतलब कम, मतलब विलायक से क्या होगा? कम। तो जो भी यहां पर दे रखा होगा वो विलायक से दे रखा है, विलयन के बारे में बता रखा है। क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक बढ़ेगा किसका? विलयन का। किससे? विलायक से। हिमांक का अवनमन यानी कि हिमांक कम होगा किसका? विलयन का। किससे? विलायक से। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसका मतलब वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा किसका? विलयन का। किससे? विलायक से। क्लियर है क्या? ये वाली बात है हमारे पास बहुत सीधी सरल भाषा में। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये ध्यान रखना सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म होता है जिसमें अपन आयोटा यूज नहीं कर रहे, और असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म होता है जिसमें आयोटा अपन यूज कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। क्लियर है क्या? अब देखिए हमारे पास सूत्र अपन ने पढ़ रखे, वही सूत्र लगाने, कोई नया सूत्र नहीं है। पहला सूत्र पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, इसी को क्या बोलते हैं? यही आरएलवीपी है। आरएलवीपी बराबर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको ही बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बराबर क्या रहता है? यहां पर आता है एक्स विलय। ये हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म है सामान्य वाला। क्लियर है क्या? अगर हमारे पास तनु विलयन दे रखा हो, क्या दे रखा हो? तनु विलयन, तो तनु विलयन के लिए क्या आ जाएगा? अगेन आरएलवीपी बराबर पी नॉट माइनस का पी एस बटे पी नॉट बराबर, याद है आपको तनु विलयन का मतलब क्या रहता है? एन विलय प्लस एन विलायक का मान क्या रखते हैं अपन? एन विलायक के बराबर। एन विलय प्लस एन विलायक का मान किसके बराबर रखते हैं? एन विलायक के बराबर रखते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एन विलायक आ जाएगा। तो यहां पर एक्स विलय का लिख देता हूं यहां पर जिससे आपको दिक्कत ना रहे। एन विलय आ गया ऊपर, पढ़ लिया अपन ने पूरा, बस वापस से सूत्र रिवाइज हो रहे हैं। और यहां पर आ गया एन विलय प्लस विलायक। ये आ गया हमारे पास। तो यहां पर क्या होगा? जब हमारे पास तनु विलयन है तो एन विलय प्लस एन विलायक को एन विलायक रखूंगा, तो यहां पर आ जाएगा एन विलय बटे एन विलायक, बस इतना आएगा। समझ में आ गई बात? इतना सा काम करना है अपन को। ठीक है, ये कौन सा है हमारे पास? ये है सामान्य वाला। ये कौन सा है? सामान्य।
अगर असामान्य की बात करेंगे अपन तो क्या आएगा, असामान्य में क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला कि जब अपन आयोटा के बारे में बात कर रहे थे तो बात एक ही हुई हमारी और आपकी आयोटा के बारे में एक ही बात हुई, क्या कि यह केवल विलय के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, विलय। तो विलय के आगे आयोटा लगा दिया जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, असामान्य के लिए असामान्य आरएलवीपी, किसके लिए, तनु विलयन की बात हो रही है हमारे पास, तनु विलयन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी नोट माइनस का पी एस बटे पी नोट बराबर आयोटा गुणा एन विलय बटे एन विलायक। समझ में आ गई बात, एन विलय बटे एन विलायक, ये आ गया हमारे पास। इसमें कहीं पर भी हमारे पास मतलब विलायक को आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्लियर है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात, ओके। ये बात आ गई भाई हमारे पास, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, दो सूत्र और भी तो थे सर, कौन सा, पी नोट माइनस का पी एस बटे पी एस बराबर क्या था, एन विलय बटे एन विलायक। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर एन विलय बटे एन विलय प्लस एन विलायक जो दे रखा है हमारे पास, तो यहां पर जब असामान्य गुणधर्म रखोगे तो आयोटा यहां पर गुणा में आएगा, यहां पर आएगा, बट इसके गुणा में नहीं आएगा। मतलब आप असामान्य वाले में क्या करोगे, यहां आयोटा यहां आयोटा। जनरली वो पूछता नहीं इतना, इसमें नहीं पूछेगा, आगे वालों में आएगा, बट यहां पर आयोटा का इतना ज्यादा रोल नहीं रहता है क्योंकि यहां पर अलग तरीके से आता है, यहां नहीं आएगा क्योंकि विलायक के लिए आयोटा होता ही नहीं है, विलय के लिए रहता है। क्लियर है क्या, तो ये आ गया हमारे पास। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह आरएलवीपी नहीं, अरे भाई साहब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह आरएलवीपी नहीं है, सूत्र सही है बट ये आरएलवीपी है क्या, नहीं, क्यों, पी नोट माइनस पी एस बटे पी एस है। और इसी का दूसरा सूत्र हमारे पास एक और आता है मोललता के रूप में, पी नोट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर क्या था, स्मॉल एम गुणा एम डब्ल्यू, कौन, विलायक, और बटे में क्या आ जाएगा, 1000। अगेन ये आ गया हमारे पास, और इसके बारे में भी एक ही बात बोली जाएगी कि यह भी आरएलवीपी नहीं है। तो अगर आरएलवीपी दे रखा है कि भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इतना है, तो उसको आप इसके बराबर नहीं रख सकते हो, ध्यान रखिएगा, इसके बराबर नहीं रख सकते हो। हाँ, अगर बोल दिया जाए तनु विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इतना है, तो तनु विलयन के लिए ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया, तब मैं एन विलय बटे एन विलायक रख सकता हूं। क्वेश्चंस में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, यहां पर 4 फॉर्मूले दिख रहे हैं, तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन में आपको क्या नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है क्या, डन, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर अपन बात करें हमारे पास, तो यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा हमेशा हमेशा, ये है यहां पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो रहते हैं, कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म हो, अणुसंख्यक गुणधर्म जो है जिसको मैं क्या बोलूंगा शॉर्ट में सीपी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो जो है वो समानुपाती रहती है आयोटा के, मतलब जिसका आयोटा ज्यादा उसका अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा, आयोटा मतलब जितना ज्यादा आयोटा रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा हमारे पास, अणुसंख्यक गुणधर्म रहेगा। अरे क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई। ये कब, ये जब आता है जब हमारे पास सांद्रता समान दे रखी हो, जब सांद्रता समान हो, सांद्रता का क्या मतलब है, सांद्रता जनरली आपको या तो मिलेगी मोललता, सामान्यतः मोललता ही मिलेगी, या फिर मिल जाए मोलरता तो भी चलेगा। मतलब मोललता या मोलरता दे रखी है कि भाई समान है, और अब आपको यहां पर कंपेयर करना है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म हमेशा ही किसके समानुपाती होते हैं, आयोटा के समानुपाती होंगे, हमेशा आयोटा के समानुपाती होंगे।
अनुसंख्यक गुण, मैंने वाष्प दाब बोला क्या? नहीं, क्योंकि वाष्प दाब अनुसंख्यक गुणधर्म होता ही नहीं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। क्लियर है? तो अब यहां पर ध्यान से देखना, यदि मैं ऐसा बोलूं तो इसका मतलब यह है कि यदि, ध्यान से सुनना, यदि स्मॉल m या कैपिटल M समान हो, जितने भी विलय दे रखे हैं उन सभी के लिए क्या दे रखा है? समान हो, तब मैं बोलूंगा RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? समानुपाती होगा आयोटा के। दूसरा है हमारे पास क्वथनांक मुन्नयन यानी कि डेल्टा TB समानुपाती होगा आयोटा के। तीसरा है हमारे पास डेल्टा TF, वो भी समानुपाती होगा किसके? आयोटा के। चौथा है हमारे पास पाई ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब, वो भी समानुपाती होगा आयोटा के। बट ये कब? जब हमारे पास ये बराबर दे रखा है। अब अपन एक एक करके बात करते हैं। हमारे पास ध्यान से सुनना भाई साहब, पहली बात हो रही है हमारे पास RLVP को देखते हैं कि आयोटा से किस तरीके से फर्क पड़ेगा। तो RLVP के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि RLVP क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए RLVP पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो मैं ये बोल दूंगा कि सर RLVP तो है, वो है समानुपाती आयोटा के। पर मेरे को देखना है कि वाष्प दाब जो है विलयन का वो कम होगा ज्यादा होगा अगर आयोटा बढ़ने के साथ। तो अब ध्यान से देखना, RLVP की अगर मैं बात करूं तो RLVP क्या होगा? P नोट माइनस का PS बटे P नोट बराबर, मतलब ये समानुपाती है किसके? आयोटा के। अब मुझे बताओ कि अगर, ध्यान से सुनना, P नोट और PS, यहां अगर मैं बात करूं हमारे पास ये अपन ने पढ़ रखा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अच्छा, ये तो आपका डाउट नहीं कि सर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो क्यों रहा है? क्या आपका ये डाउट तो नहीं है भाई साहब कि आपको यही नहीं पता वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्यों है? वो चीज मैंने बता दी आपको कि वाष्प दाब में हमारे पास आपेक्षिक अवनमन क्यों होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अवाष्पशील विलय मिलाओगे, क्या मिलाओगे आप? अवाष्पशील विलय, तो उसकी वजह से हमारे पास विलयन का वाष्प दाब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर है क्या? तो मैं ये बोल सकता हूं कि चूंकि P नोट का मान PS से क्या होगा? ज्यादा होगा, और P नोट तो नियत है। P नोट क्या है? नियत। P नोट तो हमारे पास नियत है, P नोट चेंज नहीं होगा, और यहां दे रखा है P नोट का मान PS से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये मान फिक्स है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि P नोट मान लिया मैंने, जैसे 100 मान लिया, ध्यान से सुनना, और PS का मान 100 से कम ही आएगा। अगर PS आया मान लो 90, PS आया मान लो 80, PS आया हमारे पास 70, तो RLVP कितना आएगा? RLVP देखते चलते अपन, RLVP कितना आएगा? P नोट माइनस PS, यहां देखो P नोट माइनस PS 100 माइनस 90 10 बटे 100 0.1। P नोट माइनस PS 100 माइनस 80, 100 तो फिक्स है, 100 माइनस 80 20, 20 बटे 100, RLVP कितना आया? 0.2। आराम से हर एक चीज समझाऊंगा। P नोट माइनस PS 100 माइनस 70 30, 30 बटे 100, RLVP कितना आया हमारे पास? 0.3। इसका मतलब क्या है कि जितना PS कम, PS कम तो RLVP क्या होगा? ज्यादा होगा। यस और नो? क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो रहा है। अवनमन, अवनमन मतलब कमी आ रही है, तो कमी आ रही है ना, तो चीजें उल्टी चलने वाली है। कैसे? कि RLVP बढ़ेगा, RLVP बढ़ता जा रहा है, PS हमारा कम होता जा रहा है। RLVP 0.1 0.2 0.3 बढ़ता जा रहा है, और PS 90 80 70 कम होता जा रहा है। इसका मतलब यह है, तो मैं अब यहां पर रिलेशन निकाल देता हूं कि अगर आयोटा बढ़ा तो RLVP बढ़ेगा क्या? यस। अगर आयोटा बढ़ा तो RLVP बढ़ेगा। अगर RLVP बढ़ा, RLVP बढ़ता जा रहा है, तो PS क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यस और नो? तो PS क्या होगा हमारे पास? कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे जब कभी भी कंपेयर करवाए कि भाई, ध्यान से सुनना कि विलियन का वाष्प दाब पूछ रहा है या आरएलवीपी पूछ रहा है। अगर वो पूछे आरएलवीपी का क्रम बताओ तो आप बहुत सिंपल बोल देना कि जो आयोटा का क्रम है वही आरएलवीपी का क्रम होगा। क्लियर। अगर वो बोलता है कि सर वाष्प दाब का क्रम बताना है विलियन का, तो फिर जो आरएलवीपी का क्रम आएगा वही आयोटा का होगा, पर आरएलवीपी का क्रम पीएस के क्या होगा, व्युत्क्रम। मतलब जिसका आरएलवीपी ज्यादा उसका वाष्प दाब कम होगा, विलियन का। क्लियर है क्या? तो ये चीज मैंने बिल्कुल बढ़िया समझा दी, यहां से आप समझ सकते हो, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब परिवर्तित नहीं होगा। विलय आप कम डालो ज्यादा डालो से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है क्या? ये आ गया हमारे पास। एक चीज और बता सकता हूं मैं, यहां से ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं हमारे पास पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर एक्स विलय? इसका मतलब यह है कि विलय में जितना ज्यादा, सॉरी विलयन में जितना ज्यादा विलय के मोल प्रभाज होंगे, विलय की जितनी ज्यादा मात्रा होगी, क्या आरएलवीपी उतना ही ज्यादा होगा? यस, है ना? क्या मैं बोल सकता हूं कि विलय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, क्या विलयन का वाष्प आरएलवीपी उतना ही ज्यादा होगा? हाँ। तो ये वाली चीज भी लिखते हैं अपन आगे, इससे रिलेट करूंगा मैं, यहीं से रिलेट करूंगा। इसको लिखा रहने दो, क्या ये आपको समझने में सहायता देगा मेरे हिसाब से? यस। हाँ। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और यहां लिख देता हूं कि यहां से हमारे पास क्या आया कि आरएलवीपी, यहां से हमारे पास चीजें समझ में आई इस वाले डेटा से कि अगर पीएस कम हो रहा है तो आरएलवीपी बढ़ रहा है। ये वाली चीज हमें यहां से समझ में आई। ठीक है क्या? एक चीज और बोलेंगे अपन, क्या कि जैसे 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 विलयन में विलय की मात्रा, विलय मतलब अवाष्पशील विलय, ये आ नहीं रहा है पूरा तो मैं नेक्स्ट लिखता हूं। जैसे जैसे विलयन में अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ती जाएगी, विलय की मात्रा मतलब एक्स मान लो, एक्स मोल प्रभाज बढ़ेगी। तो अगर ये बढ़ेगी तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास तो आरएलवीपी बढ़ेगा, तो आरएलवीपी बढ़ेगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अपन अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि आरएलवीपी जो है वो बराबर है एक्स विलय के। यही तो पढ़ा है अपन ने भाई, यही तो है हमारे पास। आरएलवीपी का तो सूत्र यही है, आरएलवीपी बराबर क्या होता है? अरे आरएलवीपी बराबर क्या होता है? आरएलवीपी बराबर एक्स विलय तो है, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर क्या आएगा? अभी भी नहीं आ रहा यार। मैं इसको यही आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हें समझ में भी आएगा। ये आ गया हमारे पास एक्स विलय, तो एक्स विलय बढ़ेगा तो आरएलवीपी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? अर्थात पीएस कम होगा। अब पीएस का मतलब समझ में आना चाहिए, आरएलवीपी का मतलब समझ में आना चाहिए। आरएलवीपी मतलब पी नोट माइनस पीएस बटे पी नोट, पीएस मतलब विलियन का वाष्प दाब। इसका मतलब यह है कि आप ये बोल सकते हो कि एक्स ए बड़ा तो आर एक्स ए नहीं एक्स विलय, एक्स विलय बड़ा, आरएलवीपी भी बढ़ा, बट पीएस क्या हो जाएगा? पीएस हमारे पास कम हो जाएगा। क्लियर? मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े भाई, चलो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा हमारे पास, ठीक है?
अच्छा, एक पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। वो क्या है हमारे पास, अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्पशील विलायक में मिलाने पर क्वेश्चन कहां से आएगा कुछ नहीं पता। अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय किस में मिला रहे बेटा, वाष्पशील विलायक में मिलाने पर क्या होगा बताना। विलय, देखो हमारा विलयन कैसा है, विलयन है हमारा समांग, मतलब मिश्रण कैसा रहता है, समांग। विलयन को तो अपन बोलते हैं कि समांगी मिश्रण है। इसका मतलब ये है कि अवाष्पशील विलय, तो इसका मतलब ये नहीं कि विलय नीचे पड़ा हुआ है, नहीं, विलय यहां पर भी है, क्योंकि समांगी है ना, तो विलय, विलय सब जगह। तो यहां पर जहां जहां विलय है, क्या वहां से वाष्पन होगा, नहीं, तो इसका मतलब वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। अगर वाष्पन की दर कम होगी मतलब वाष्प कम बन रही है, तो फिर संघनन भी कम होगा। और अगर वाष्पन कम हो रहा है, संघनन कम हो रहा है, तो जो नया साम्य अवस्था आएगी वो कम वाष्प दाब पर आएगी, कम दाब पर आएगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि हमारे पास वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। गणितीय रूप से तो अपन ने देख लिया, मैथमेटिक्स रूप से भी देख रहे हैं, सॉरी मतलब मीनिंग भी देख, गणितीय और मैथमेटिक्स तो सेम ही चीज हो गई। अवाष्पशील विलय वाष्पशील विलायक में मिलाने पर वाष्पन की दर कम होती है, कमी होगी, जिससे अब साम्य अवस्था किस किस में साम्य अवस्था, वाष्पन तथा संघनन में। जिससे अब साम्य अवस्था कम दाब पर आएगी, कम दाब पर स्थापित होगी, जिससे, और जिस दाब पर वाष्प साम्य अवस्था स्थापित होगी उसी को तो वाष्प दाब बोलते हैं, जिससे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। तो ध्यान रखना, थियोरेटिकली आपसे चीज पूछी जा सकती है, मैथमेटिकली पूछी जाएगी तो अपन कर ही देंगे, ठीक है। अब अपन इस पर संबंधित, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले, अरे यार ये चीज देखिए मैंने यहां पर अलग से लिखी हुई भी है आपको, रोचक पॉइंट है। यदि अलग अलग विलयन में विलय की मोललता या मोलरता समान दी हुई हो, अलग अलग विलयन दे रखा है, मतलब जैसे NaCl है ना, KCl दे रखा है, CaCl2 दे रखा है, Na2SO4 दे रखा है, सुक्रोज, ग्लूकोज ऐसे। तो यदि अलग अलग विलयन में विलय की मोललता या मोलरता समान हो, तब अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो आयोटा के क्या रहेंगे, समानुपाती रहेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्मों क्या रहेंगे, आयोटा के समानुपाती। क्लियर है, मतलब RLVP समानुपाती रहेगा आयोटा के, जिसका आयोटा ज्यादा, RLVP ज्यादा, RLVP ज्यादा, इसका मतलब PS विलयन का वाष्प दाब कम होगा। इसका उल्टा, जिसका आयोटा कम, RLVP कम, मतलब PS विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से ये चीज नोट करनी है। सर पहले कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और करिए, मैं लिख के दे रहा हूं ना भाई, क्या दिक्कत है आपको, मैं भी तो कर रहा हूं यार। चलिए अब अपन करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत जनता फंसती है। एक शुद्ध द्रव विलायक दे रखा है X, जिसका वाष्प दाब दे रखा है हमारे पास 0.80 ATM, मतलब P नॉट दे रखा है, से घटकर 0.60 रह जाता है, PS दे दिया। जब उसमें अवाष्पशील विलय Y मिलाते हैं, मतलब Y मिलाने पर हमारे पास 0.60 आ गया। विलयन में Y का मोल प्रभाज ज्ञात करना है बस, तो क्या है, P नॉट माइनस का, आप कैसे भी लगा सकते हो,
मेरे को मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो मैं मोल प्रभाज वाला ही सूत्र लगाऊंगा। अब ये मत करना सर पी नोट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर एन विलय बटे एन विलायक वाला लगा लूं। हाँ लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मुझे बताओ क्या आपको ज्ञात क्या करना है? मोल प्रभाज। क्या यहां से मोल प्रभाज आ रहे? नहीं, दिमाग तो लगाइए ना। मोल प्रभाज का सूत्र कहां पर है हमारे पास? मोल प्रभाज का सूत्र एक ही है जो पहला वाला है, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट, तो सूत्र वही लगेगा, पी नोट माइनस का पी एस बटे पी नोट बराबर एक्स विलय। विलय क्या है? वाई। तो यहां पर आ जाएगा पी नोट की वैल्यू 0.80 माइनस 0.60 बटे 0.80 बराबर एक्स विलय। तो 0.20 बटे 0.80 बराबर क्या आ गया? एक्स विलय आ गया। पॉइंट से पॉइंट गया 20, 1/4। तो एक्स विलय बराबर कितना आ गया? 1/4 बराबर 0.25। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास? बी आ गया। क्लियर? मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द पीड़ा कष्ट तनाव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए भाई थोड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन आ रहा है यार। एक दे रखा है ग्लूकोज, यूरिया, NaCl और CaCl2 का सम मोलर, सम यानी कि समान, मोलर यानी कि मोलरता, मतलब m समान दे रखा है। तो कह रखा है कि P का क्रम, P का क्रम मतलब दाब, किसका दाब? विलयन का ही होगा। विलायक का तो पूछेगा नहीं क्योंकि विलायक तो सभी में पानी है, तो उसका वाष्प दाब तो बराबर ही रहेगा, तो उसका पूछने का कोई सेंस है ही नहीं, वो नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? विलयन का। तो अब आपको विलयन का वाष्प दाब यहां से कैसे कैलकुलेट करोगे भाई बताओ? क्या करेंगे अपन? सर m समान है तो आयोटा देखा जाएगा। सर आयोटा तो यहां पर हमारे पास देखो, ग्लूकोज का आयोटा कितना होता है? 1 बता रखा है आपको। यूरिया का भी आयोटा कितना रहता है? 1, ये भी बता रखा है। NaCl हमारे पास लवण है, NaCl को जब ब्रेक करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस, दो आयनों में ब्रेक हो रहा है, अपन इनका अल्फा मानते हैं 100% यानी कि 1 लवण का। तो यहां पर आयोटा बराबर कितना आ गया? 2। CaCl2 को ब्रेक करोगे तो Ca2 प्लस और साथ में आ गया 2 Cl माइनस। कितने आयन है? n बराबर 3। यहां पर n बराबर कितने थे? 2। तो यहां पर आयोटा बराबर कितना आ जाएगा? 3। यहां कितना आया था? 2, यहां 3। क्लियर है क्या? तो अगर मैं आयोटा की बात करूं तो अब मेरे को बताओ RLVP क्या रहेगा? RLVP समानुपाती होता है आयोटा के। तो RLVP का क्रम क्या होगा? RLVP किस किस का भाई? ग्लूकोज बराबर यूरिया, और इनसे ज्यादा RLVP किसका रहेगा? NaCl का। और NaCl से भी RLVP किसका ज्यादा रहेगा? CaCl2 का। ये दे रखा है कि हमारे पास, अच्छा PS1 PS2 क्या लिख रखा है यार? अच्छा इनके अब यहां पर ऐसे नहीं लिख रखा, तो ऐसे मान लेते हैं, ये PS1 हो गया, ये PS2, ये PS3 और ये क्या है? PS4। क्लियर? PS1 PS2 PS3 PS4 दे रखा है। अब अपन को देखना है हमारे, तो ये आ तो गया हमारे पास, तो सर बराबर वाला दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा, ये आ गया। यस, जिन्होंने ये किया वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो RLVP का है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। RLVP रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर, वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है, RLVP बढ़ेगा उतना ही वाष्प दाब कम होता जाएगा। अवनमन दे रखा है, चीजें उल्टी चलेगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो वाष्प दाब कम होगा, जो नॉर्मल वहां पर गुण है ना वो हमारे पास क्या होगा? कम। तो यहां पर RLVP का अगर ये क्रम है तो PS का क्रम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम, मतलब ग्लूकोज बराबर यूरिया, और इनका मान ज्यादा होगा किससे? NaCl से, और NaCl का मान ज्यादा होगा CaCl2 से। इसका मतलब ये है PS1 बराबर PS2 ग्रेटर देन PS3 का मान ज्यादा होगा PS4 से। चेक करो भाई, कहां दे रखा है? PS2 बराबर PS1 PS3 PS4। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द पीड़ा कष्ट तनाव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए और देखते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन।
एक और कर लेता हूं, फिर 2 आपसे करवाऊंगा। क्या ये आप खुद करोगे, चलो। ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड NaCl, बेरियम नाइट्रेट क्या होता है, BaNO3 का होल ट्वाइस, इधर रखा है। कि सम मोलर जलीय विलयन, सम मोलर फिर से वही, तो विलयनों के वाष्प दाब बताने हैं आपको, खुद से ट्राई करेंगे। पदार्थ जो कि पानी में विलय करने पर पानी के वाष्प दाब को सबसे अधिक, पानी के, ध्यान से सुनना, पानी के वाष्प दाब को सबसे अधिक कम करेगा, मतलब PS न्यूनतम होना चाहिए, सबसे अधिक कम करेगा, मतलब सबसे कम ले आएगा। P0 ज्यादा होता है, PS कम होता है, तो कितना ज्यादा कम कर सकता है। तो यहां पर हमारे पास दे रखा है अगेन, तो अगर PS कम मतलब RLVP ज्यादा, अगर PS मेरे को न्यूनतम चाहिए तो RLVP क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि RLVP समानुपाती होगा आयोटा के, आया ना, हाँ सर बोल सकते हैं, वही तो बता रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट थ्योरी पे इसीलिए तो ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, जिससे कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ऐसे करो, यही तो टाइम बचेगा। RLVP भाई क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आंसर के पीछे नहीं भागो, क्वेश्चन समझो। पानी के वाष्प दाब को सबसे कम नीचे ले आएगा, मतलब विलयन का वाष्प दाब सबसे कम हो रहा है, तो पानी के वाष्प दाब मतलब विलय मिलाने के बाद पानी का वाष्प दाब, यानी कि वो विलयन का वाष्प दाब हो गया, तो विलयन का वाष्प दाब क्या रहेगा हमारे पास, सबसे कम पूछा है, तो विलयन का वाष्प दाब जितना कम आता है RLVP उतना ज्यादा, मतलब RLVP अपन से अधिकतम पूछा, RLVP आयोटा के समानुपाती, क्यों, क्योंकि मोलरता सबकी क्या है, बराबर है, तो आयोटा बराबर 2, क्योंकि n बराबर क्या है, 2 है। यूरिया के लिए तो ये तो वियोजित होता ही नहीं है, आयोटा का मान कितना है, 1। BaCl2 कितने आए हैं, 3, तो आयोटा का मान कितना आ गया, 3। NaCl के लिए आयोटा का मान कितना आ गया, 2, तो सबसे ज्यादा किसके लिए दे रखा है, C, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ये आपके लिए अगेन होमवर्क, क्या पूछा है, निम्न वाष्प दाब पूछा है, निम्नतम वाष्प दाब, तो ये आपके पास होमवर्क है, क्लियर है क्या। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, क्वथनांक का उन्नयन। ये वाली चीजें जो यहां पर लिखी हुई है, सारी की सारी चीजें आपको पहले बता चुका हूं, वापस से देख रहे अपन, क्वथनांक की परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं, फिर से देखिए। जब मैंने आपको क्या बताया था, जब अपन राउल्ट का नियम पढ़ रहे थे, तब क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी कि बाहरी दाब के बराबर आ जाए, जिस ताप पर भी ऐसा हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलेंगे, उस विलयन का, उस द्रव का। तो मान लीजिए हमारे पास 2 द्रव है, जिनमें से द्रव नंबर 1 है, समान ताप पर है, स्टार्टिंग में 2 द्रव समान ताप पर है, स्टार्टिंग में मान लो ये भी T केल्विन है और ये भी T केल्विन पर है, ठीक है। इसका वाष्प दाब P1 है 0.5, इसका है P2 0.8। बोले सर समान ताप है तो वाष्प दाब समान होना चाहिए, नहीं, क्योंकि द्रव अलग अलग है इसलिए वाष्प दाब अलग होगा, बता रखा है आपको, क्योंकि एक द्रव है उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा हो सकता है, एक द्रव उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो सकता है, ये तो इस पर निर्भर करेगा ना भाई, क्लियर है, बोले हाँ सर। तो यहां पर ही आ गया T केल्विन पर इसका वाष्प दाब है 0.5, इसका है 0.8। बाहरी दाब वायुमंडलीय दाब है 1 atm, 1 atm तक पहुंचने के लिए 0.5 से 1 atm तक पहुंचने के लिए इसको चाहिए T1 केल्विन, और 0.8 से यहां पहुंचने के लिए चाहिए 0.2 atm, तो इसके लिए T2 केल्विन लग रहा है, इसके लिए T1। अब आप मुझे बताइए कि T1 और T2 में से कौन ज्यादा होगा, T1 ज्यादा चाहिए होगा या T2, बोले सर 0.5 से 1 atm तक बढ़ाने के लिए मेरे को ज्यादा तापमान बढ़ाना पड़ेगा, और यहां तो मेरे को 0.2 atm बढ़ाना है, तो यहां पर कम बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब T1 का मान क्या आएगा, T2 से ज्यादा आ रहा है, और T1 T2 है क्या, ये क्वथनांक है, कैसे, क्योंकि बाहरी दाब 1 atm तक पहुंचाने के लिए तो अपन बात कर रहे हैं, तो जैसे ही 1 atm तक पहुंचेगा बाहरी दाब के बराबर, उसी ताप को अपन क्या बोल रहे हैं, क्वथनांक। तो T1 का मान T2 से ज्यादा रहेगा अगर T1 का मान T2 से ज्यादा है, पर वाष्प दाब की अगर मैं बात करूं तो वाष्प दाब तो हमें कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है, कैसे, P2 का मान P1 से ज्यादा दिखाई दे रहा था, यस और नो, देखो P1 का मान 0.5, P2 ज्यादा था P1 से, बट T1 ज्यादा है T2 से, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, जो कि पहले बोल चुका हूं, वाष्प दाब व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, क्वथनांक के।
ये ध्यान रखना, मतलब जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका क्वथनांक ज्यादा। यही कॉन्सेप्ट, ये सर वापिस क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये चीज यूज होगी। जिसका वाष्प दाब ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका वाष्प दाब कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्लियर है क्या? जिसका वाष्प दाब कम उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, वाष्प दाब ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट और वाष्प दाब कम है तो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ज्यादा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन को लिखते हैं डेल्टा टीबी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? डेल्टा टीबी। ठीक है, अब डेल्टा टीबी में हमारे पास क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। डेल्टा टीबी अगेन यहां पर बोला जा रहा है क्वथनांक का उन्नयन बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है हमारे पास? क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। इसका मतलब यह है कि यहां पर विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा विलायक की तुलना में। क्या आप ये अभी बता सकते हो समझाने से पहले? बोले सर लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई सर। मैं कहा ठीक है। बोले सर देखिए, जैसे ही आपने वाष्पशील विलय मिलाया, मैं कहा ठीक है, विलयन का वाष्प दाब हुआ कम। मैं कहा हाँ। बोले लेट मी थिंक सर, लेट मी थिंक। ओके, थिंकिंग कंप्लीटेड सर। मैं कहा बताओ, वाष्प दाब कम हुआ तो सर जी क्वथनांक तो बढ़ ही जाएगा ना। वाष्प दाब क्या हुआ? कम, तो क्वथनांक तो बढ़ ही जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि वाष्प दाब विलयन, तो इसका मतलब ये है कि सर जैसे ही अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं अपन, वाष्प दाब में कमी आ रही है तो क्वथनांक में क्या आएगी? वृद्धि। इसलिए अपन बोल रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्लियर है? अब इसका डायग्राम भी बना लेते हैं अपन। आओ, क्वथनांक का उन्नयन, यहां पर हमारे पास एक डायग्राम बनाते हैं साफ सुथरा। अरे यार, कलर परिवर्तन। यहां लेते हैं तापमान, तापमान लिया सर। क्लियर है क्या? और यहां पर ले रहे हैं दाब, और ये हमारे पास मान लिया मैंने बाहरी एक्सटर्नल दाब है हमारे पास, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1 एटीएम। पी एक्सटर्नल कितना है? 1 एटीएम। क्लियर है क्या? पी एक्सटर्नल कितना है हमारे पास? 1 एटीएम है सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हो क्या रहा है कि हमारे पास शुद्ध विलायक का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, शुद्ध विलायक का, ये किसका है हमारे पास? शुद्ध विलायक। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये शुद्ध विलायक है तो ये इसका वाष्प दाब, ये वाई, जैसे ही इसका वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर पहुंचेगा तो इस 1 एटीएम के दाब पर जो इसका ताप होगा उसको इसका बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। तो क्या मैं इसको टीबी नॉट बोल सकता हूं? यस सर। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? टीबी नॉट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते। तो ये आ गया हमारे पास टीबी नॉट सर। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं इसको? टीबी नॉट। क्यों? क्योंकि वह ताप जिस पर द्रव का, ये द्रव अवस्था है, ये मैं बता देता हूं, ये कौन सी अवस्था है? द्रव। ऐसा ग्राफ बनता है, ये तो थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा। और यहां के बाद ये वाली जो है अलग कलर से बना देता हूं, ये है हमारे पास ये है ठोस। क्लियर है क्या? ये ठोस अवस्था है, यहां से ये द्रव है, ये ठोस है। क्लियर है क्या? तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर पहुंच जाए तो उस ताप को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे को पता है कि अब मेरे को विलियन वाला बनाना है, तो विलियन का वाष्प दाब क्या रहता है? कम रहता है। सर पीएस जो है, पीएस
पी एस का मान कम होता है पी नॉट से। ये बताने की जरूरत नहीं है। अवाष्पशील विलय जब डालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है। इसका मतलब ये किसी भी ताप पर बात करूंगा, मान लीजिए मैं इस ताप पर बात करूं, इस ताप पर, तो अगर विलयन का वाष्प दाब इतना है तो विलायक का वाष्प दाब अगर इतना है तो विलयन का वाष्प दाब इससे तो नीचे ही होगा। मतलब कहीं यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां, बट कम ही होगा। यस और नो, हर लाइन पर, मतलब किसी भी बिंदु पर देख लूंगा मैं, विलयन का वाष्प दाब विलायक से क्या होगा, कम ही होगा। तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार से लाइन रहने वाली है सर, कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ बनेगा। ये कौन है सर, ये है हमारे पास विलयन। आप देख सकते हो किसी भी ताप पर, कोई भी ताप, मान लो मैं ये ताप लेता हूं सर, कितना ताप लिया मैंने सर, मेरे को ये वाला तापमान लेना, ठीक है। इस ताप पर देख लो, ये है हमारे पास पी एस और ये हमारे पास पी नॉट। कौन ज्यादा है, पी नॉट ज्यादा है पी एस से, वही होना चाहिए। पी नॉट का मान हमेशा ज्यादा रहे सर। इस ताप पर चेक करो, ठीक है, इस पर देखा, इस पर क्या है, ये पी एस है सर, ये क्या है, पी नॉट है। येलो वाली लाइन पी नॉट को बता रही है क्योंकि शुद्ध विलायक की है और ये विलयन की है, तो हमारे पास ये बता रही। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन है, बोले हाँ सर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें अगर अपन बात करें अगर इसमें बात, तो टीबी नॉट आ गया। तो अब विलयन का वाष्प दाब, जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं तो विलयन का वाष्प दाब बढ़ता जा रहा, 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 और यहां पर जाके 1 एटीएम के इक्वल पहुंच गया। और जैसे ही विलयन का वाष्प दाब 1 एटीएम के इक्वल पहुंचा, उसी ताप को अपन क्या बोल देंगे, विलयन का बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। ये आ गया टीबी। तो ये वाष्प दाब में, ये क्वथनांक में वृद्धि हुई क्या, यस, ये क्वथनांक में उन्नयन है। इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। और ये क्या है, ज्यादा माइनस कम, टीबी माइनस टीबी नोट। इसी को क्या बोल रहे हैं, क्वथनांक का उन्नयन बोल रहे हैं। क्वथनांक के उन्नयन को क्या बोलते हैं अपन, डेल्टा टीबी बोलते हैं। समझ में आ गई बात, क्या हुआ भाई, जैसे धीरे धीरे, जैसे ये सर ऊपर ही क्यों जा रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है ऐसे, अरे बेटे लाल, तापमान बढ़ाने के साथ वाष्प दाब बढ़ता है, तो वाष्प दाब बढ़ रहा है। जैसे बढ़ता बढ़ यहां पहुंचा 1 एटीएम के बराबर, तो 1 एटीएम के बराबर क्या बोलते हैं, क्वथनांक, क्योंकि बाहरी दाब कितना है अपना 1 एटीएम है। आ रहा, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। यहां लिख दो वाष्प दाब, ठीक है। मैं लिख देता हूं ये कहानी है जिससे आपको समझने में आसान रहे। आप डायग्राम बनाइए, क्या रहता है हमारे पास, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। कम होता है। एंड चूंकि वाष्प दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, तो मैं क्या बोलूंगा, तो क्वथनांक, तो ऐसे लिख लेंगे, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ता है। विलयन का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अरे क्लियर है क्या, विलयन का वाष्प दाब कम हुआ तो क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है क्या, यस। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है भाई, क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा टीबी।
और इसको किससे लिखते हैं? ध्यान रखना, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी अनुसंख्यिक गुणधर्म ऋणात्मक नहीं होगा, मतलब ज्यादा में से कम घटाएंगे। तो क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मतलब बढ़ना, मतलब विलयन का बढ़ा है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। क्लियर है? और क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि डेल्टा टीबी जो है वो समानुपाती होता है स्मॉल एम के। स्मॉल एम मतलब मोलेलेता, मोललता। और जब समानुपाती नियतांक घटाते हैं तो डेल्टा टीबी बराबर आता है स्मॉल एम इंटू के बी। के बी आएगा यहां पर। ये हो गया हमारे पास सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। और असामान्य वाले में क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर स्मॉल एम इंटू के बी और इंटू आ जाएगा आयोटा। ये क्या हो जाएगा? असामान्य गुणधर्म। क्लियर है? इतना सा सूत्र है। मोललता सभी को पता है, मोललता क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता देता हूं। स्मॉल एम बराबर एन विलय बटे डब्लू विलायक, किसमें? केजी में। अगर ग्राम में आएगा तो ऊपर क्या जाएगा? 1000 से गुणा कर देंगे। ऊपर क्या कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे भाई। क्लियर है क्या? डन है भाई, ये बात है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, केबी क्या है? केबी, केबी, केबी मैं आगे बताऊंगा तो सही, वैसे अभी बताऊं क्या? केबी आगे बताएंगे अपन। यहां लिख देता हूं, वैसे केबी का मान, केबी फॉर H2O लिख देते हैं पहले तो। केबी की इकाई, जो जो चीजें पूछी जा सकते हो लिख देते हैं। केबी की इकाई क्या होगी? केबी बराबर देखना भाई क्या आएगा हमारे पास। केबी बराबर, यहां से केबी की इकाई निकालोगे डेल्टा टीबी बटे एम, तो यहां पर आएगा मोल इनवर्स केल्विन इंटू केजी। ये हमारे पास है मोल इनवर्स केल्विन इंटू केजी। ऐसा क्यों आया? अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो देखो, केबी बराबर क्या आया? डेल्टा टीबी बटे स्मॉल एम। डेल्टा टीबी का मतलब केल्विन, स्मॉल एम का मतलब मोल, मोललता प्रति केजी। तो केजी ऊपर चला जाएगा तो मोल ऊपर जाएगा तो -1 में आएगा, तो ये आ गया केबी की इकाई। क्लियर है क्या? केबी का मान जो रहता है H2O के लिए वो रहता है 0.52, और बाकी अपन लिख देंगे क्या आएगा? मोल इनवर्स केल्विन केजी। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसका जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो बताएंगे अपन कैसे करेंगे। बट अब अपन आते हैं हमारे पास एक बार दूसरा, हिमांक का अवनमन। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास? हिमांक का अवनमन। हिमांक के अवनमन को क्या लिखते हैं? हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां पर आएगा डेल्टा टी एफ। क्या जाएगा मेरे भाई? डेल्टा टी एफ। डन है? अब डेल्टा टी एफ में क्या आएगा हमारे पास देखते हैं। पहले अपन देखते हैं हिमांक क्या होता है। ध्यान से सुना, जिस ताप पर ठोस अवस्था का वाष्प दाब द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा, उस ताप को हिमांक कहते हैं। उस ताप को क्या कहते हैं? हिमांक। जेई मेंस के क्वेश्चन में इतना सा भी पूछा हुआ है कि ये कौन कौन से पॉइंट है। जैसे डायग्राम अभी अपन ने बनाया ना, ये डायग्राम बनाया, तो इसमें ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है? टीबी और टीबी नॉट, यही पूछे थे डायग्राम में। यहां पर डेटा दे रखा था जैसे 82, 83, 84 ऐसे करके, और बोला कि बताओ विलायक का वाष्प दाब कौन सा है। यहां पर ये नहीं लिखा रहेगा शुद्ध विलायक और विलयन। ये आपको पता होना चाहिए कि विलायक का वाष्प दाब विलयन से ज्यादा होता है। क्लियर है? सेम यही लाइन अपन ने यहां पर बनाई। ये विलायक है शुद्ध, सॉरी ये शुद्ध विलायक है, और ये क्या है हमारे पास? विलयन। बस ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 10 मिनट मैक्स, मतलब जो आपकी रेगुलर क्लास रहती है उससे कम टाइम ही लिया जाएगा।
ये क्या है हमारे पास, विलियन, और ये क्या है, शुद्ध विलायक। अगेन वही सेम चीज, क्या बोला हमारे पास, ये देखो ये है ठोस, ये वाली लाइन ठोस है, ये द्रव है, और यहां पर ये भी द्रव है। ठीक है, अब पहली वही बात, हिमांक बिंदु क्या रहेगा, हिमांक बिंदु वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर आए। द्रव अवस्था का वाष्प दाब यहां पर आ रहा है, ये ठोस का है, तो ठोस और द्रव का वाष्प दाब इस पॉइंट पर बराबर होंगे, क्योंकि यहां पर ठोस भी है द्रव भी है। तो यहां पर अगर बराबर हुए, ये कौन सा है, शुद्ध विलायक, तो शुद्ध विलायक से रिलेटेड जो फ्री तापमान रहेगा उसको क्या बोलेंगे, टीएफ नॉट। ये क्या हो गया हमारे पास, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का हिमांक। क्या आ गया हमारे पास, शुद्ध विलायक के आराम से, विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम होगा तो ये नीचे आएगी लाइन, ये ऐसे 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 आएगी तो यहां पर जाके मिल रही है, तो यहां पर जाके मिलेगी, तो सॉलिड लाइन वही रहेगी हमारे पास, तो ये आ गया सॉलिड। तो यहां पर क्या है, टीएफ, टीएफ को क्या बोलते हैं, शुद्ध विलयन, सॉरी शुद्ध क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का क्वथनांक, सॉरी हिमांक, विलयन का हिमांक। डन है। इस परिवर्तन को अब देखो, यहां पर मुझे बताओ पहले तो, इसको परिवर्तन को क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टीएफ, और ज्यादा में से कम घटाएंगे, अब ज्यादा कौन है, टीएफ नोट ज्यादा है, मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा है और विलयन का हिमांक क्या है, कम है। नाम ही बता रहा है, हिमांक का अवनमन, मतलब विलयन का वो हिमांक है वो कम होगा विलायक से, यहां पर कमी आ रही है। क्लियर है क्या। और अगेन मैंने क्या बोला, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सभी धनात्मक रहेगी, तो ज्यादा में से कम, ज्यादा कौन सा है, विलायक, ये कम। तो यहां पर दिख रहा है कि हमारे पास क्या हो रही है, कमी हो रही है, वहां पर वृद्धि दिख रही थी, यहां पर कमी दिख रही है। क्लियर है क्या, नॉट जहां लगा है वो शुद्ध है। क्लियर है क्या। अगेन यहां पर वही लिखते हैं अपन, हिमांक का अवनमन क्या रहेगा, अरे भाई साहब एक तो ये हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन क्या है, हिमांक का अवनमन को बोलते हैं अपन डेल्टा टी एफ, बराबर ज्यादा में से कम, अवनमन हो रहा है मतलब विलयन कम है, तो वो बाद में आएगा, तो ये आ गया टी एफ नॉट माइनस का टी एफ। क्लियर है। तो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, यहां पर भी एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि डेल्टा टी एफ जो है वो समानुपाती रहेगा स्मॉल एम, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मोलेलेता, मोललता, वही सेम जो वहां पर था। तो यहां पर भी समानुपाती नियतांक घटाएंगे, तो डेल्टा टी एफ बराबर स्मॉल एम, वहां पर के एफ आया था, यहां पर वहां के भी आया था, यहां पर के एफ आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, और असामान्य वाले में क्या आ जाता है हमारे पास, आयोटा आ जाता है। तो डेल्टा टी एफ बराबर स्मॉल एम के एफ, और इनटू में क्या आ जाएगा, आयोटा। ये आ गया हमारे पास असामान्य। यहां पर भी अगेन सेम ही चीज आएगी जो वहां पर आई थी कि के एफ की इकाई की अगर मैं बात करूं, के एफ की इकाई, के एफ की इकाई वही सेम चीज आएगा क्या, के एफ की इकाई देखोगे यार हमारे पास, तो वही तापमान बटे मोललता, मतलब वही सेम क्या, मोल इनवर्स केल्विन केजी, और के एफ का मान H2O के लिए 1.82 या 83 के आसपास बोल देते हैं, क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स केल्विन केजी। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन है क्या भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये आ गया। अच्छा, केएफ और के भी होता क्या, इनका नाम नहीं बताया गया यार, अरे यार नाम कहां बता, चलो अभी बता देता हूं, नाम कहां बताया जाएगा इनका, यहां बता देता हूं, चलो
केएफ और केबी के बारे में बात करें, केएफ और केबी विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक चेंज होगा तो ये चेंज होंगे। पहले सुन लो केबी क्या रहता है हमारे पास, देखो डेल्टा टीबी बराबर क्या रहता है, स्मॉल एम इंटू केबी। तो अगर एम बराबर 1 कर दूं मैं, मतलब 1 मोलल हो गया, तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर हो गया केबी के। तो केबी का जो मान है, केबी का जो नाम है वो है मोलल उन्नयन होता है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, कि एक मोल के लिए जो उन्नयन होगा उसी को क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या ई बुलियोस्कोपिक। सेम चीज हमारे पास डेल्टा टीएफ बराबर क्या रहता है, स्मॉल एम इंटू के एफ। तो यदि एम बराबर क्या कर दूं मैं, 1 मोलल कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ। बट अब उन्नयन है क्या, नहीं, अब क्या है, अवनमन। तो के एफ बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक। या फिर क्रायोस्कोपिक। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाला हूं मैं। थोड़ी सी थ्योरी करेंगे अपन इनके केबी और केएफ के, मतलब डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो किस तरीके से होंगे। बाकी अपन भरपूर मात्रा में क्वेश्चन करने वाले, भरपूर मतलब भरपूर। अच्छा, केबी और केएफ का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये दे रखा है, आर बराबर वो केबी बराबर आर गुणा एमडब्ल्यू विलायक टीबी नॉट 1000 बटे डेल्टा एच वाष्पन की ऊर्जा। के बराबर आर एमडब्ल्यू विलायक टीएफ नॉट, नॉट लिखा हुआ है मतलब विलायक का है वो, डेल्टा एच गलन की उष्मा। क्लियर है। आर का मान क्या रहेगा, ये दे रखा है 8.314 जूल। अगर ये जूल में दे रखी है तो जूल में आएगा, अगर कैलोरी में दे रखा होगा तो आर का मान आ जाएगा 2 कैलोरी। क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद वाली चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। मैंने ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं रखी है, घंटे 30 मिनट के आसपास ही रखी है, कम ही रखी है जो अपन मेन क्लास में रखते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे रिलेटेड हमारे पास जो भी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि हमारी लाइव रहने वाली है। भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। कैसे भी लेक्चर को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। अगेन बता रहा हूं, अगर आप ये चीज नहीं पढ़ के आओगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। डीपीपी जो करनी रहेगी वो मैं बता दूंगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन यहां पर नहीं दे रहा हूं, बाद में करेंगे अपन सारे क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क के कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, होमवर्क के जो 2-3 क्वेश्चन है वो पहले वाले ही हैं, और उसके अलावा बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, जेई मेंस के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जेई मेंस के, जेई नीट के पीवाईक्यू, ठीक है। सबसे पहले नोट्स रिवीजन क्या करना है अपन को, नोट्स रिवीजन करना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, डीपीपी। तो डीपीपी में जो करना रहेगा वो मैं बता दूंगा, और देन करना रहेगा हमारे पास मॉड्यूल। तो मॉड्यूल में भी अभी हमारे पास जो आएगा वो आप आरएलवीपी के क्वेश्चन कर सकते हो, आरएलवीपी के क्वेश्चन कर लेना, और बाकी लास्ट आरएलवीपी के और लास्ट क्लास वाले ही करने, लास्ट क्लास में जो दिया था वो, ठीक है। डीपीपी नंबर जो रहेगा वो सारे क्वेश्चंस में दे दूंगा अभी देख के, जो भी रहेगा। आई थिंक डीपीपी 4 रहेगी, बट 4 या 5 जो भी रहेगी वो मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। जरूर जरूर ये चीज करनी है, और याद रखना है हमारे पास कि हर दिन की मेहनत एक दिन अपना सपना सच बनाती है। तो मेहनत जारी रखे। अगर आप आज मेहनत नहीं कर रहे हो मतलब आप अपने सपने से दूर जा रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहो, पढ़ाई जो करते रहे। थैंक यू बोल। याद रखना है कल संडे है, संडे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। यही संडे है जो आपको अपने सिलेक्शन तक, अपनी मनचाही रैंक तक, अपने ड्रीम कॉलेज तक लेके जाएगा, ठीक है। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।